ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। क्या? एक नया टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का सबसे पहली बात समझ में आती है कि ओम्स लॉ की सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the charge flow through conductor, the charge flow through conductor is proportional to proportional to potential difference अक्रॉस कंडक्टर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। टेम्परेचर कैसा रहिए? कांस्टेंट चाहिए। इसका मतलब सर कांस्टेंट टेम्परेचर का अभी आगे मैं समझाऊंगा कि ओम्स लॉ ने क्यों कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ओम्स लॉ ने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर पे बोल सकते हैं कि डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई। समझ में आया? हाँ, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पे बोल सकते हैं डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब है कि सर अगर इसे इधर ले आओ, आर तो कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा वी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हो गया? आर। और आर क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब है कि सर डेल्टा वी और आई का रेशियो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आर तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो डेल्टा वी अपॉन आई हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा एक सर्किट के लिए। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन आई किसी भी रेजिस्टेंस के लिए क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां तक ओम्स लॉ का एक सिंपल सा समझ में आया, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई अपॉन आर। एक बात समझ में आ गई। यहां पर थोड़ी सी और एक चर्चा कर ली जाए कि डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। अगर डेल्टा वी को y मान लें, क्या मान लें? y, और अगर i को x मान लें और r को m, तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ सबको आता है ना? y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ सबको आता है ना? तो समझो कि y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। मान लो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू m की जगह पे कोई कांस्टेंट ले लें, y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अगर y m की जगह पे कोई भी कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि r की जगह पे 1 2 3 5 ओम 6 ओम 10 ओम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो y की जगह पे हमने m की जगह पे 3 ओम ले लिया और डेल्टा b की जगह पे क्या मान लिया था? y, और x की जगह पे क्या i की जगह पे क्या मान लिया? x। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? y एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं? x एक्सिस। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ बनाना है तो कैसे? सबसे पहले टेबल बनाई जाए। x की वैल्यू 0 होगी तो x वैल्यू 3 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 दैट इज 3। x की वैल्यू 2 होगी उस दिन, y की वैल्यू 3 इंटू 2 6। x की वैल्यू x की वैल्यू -1 होगी, -1, एक सेकेंड, x की वैल्यू 3 तो y इक्वल्स टू 3 3 जा 9। अब सर -1 क्यों हटा दी? क्योंकि रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इस वजह से मैंने माइनस हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे बात की जाए तो x की वैल्यू 0 थी, तब y की वैल्यू कितनी आई? 0 0 0 कहाँ पे होती है? ओरिजिन पे। कहाँ पे? ओरिजिन पे। ठीक है, 0 0 यहाँ पे हो गया। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब इधर 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 5 6 7 8 इस तरीके से वेरी करा दिया। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, मतलब इधर कहीं आया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, मतलब इधर कहीं आया। और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, मतलब इधर कहीं आया। तो इनको जोड़ा तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है।
स्ट्रेट लाइन होता है, याद रख लेना। y = mx का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसमें ये वाला एंगल होता है थीटा, ये वाला क्या होता है थीटा, ये वाला होता है एंगल थीटा, ये वाला एंगल क्या होता है थीटा। अच्छा सर m का मतलब होता है स्लोप, m का मतलब क्या होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है। m का मतलब क्या होता है यहाँ पे स्लोप होता है, ठीक है। थोड़ा हम साफ कर लें जगह के लिए, तब बताते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया कि सर स्लोप के बारे में चर्चा हो गई कि डेल्टा वो y = mx, तो ये होता है सर m क्या होता है इसमें स्लोप होता है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ढलान के बारे में समझते हैं। तो मान लो ये ग्राफ यहाँ पे बनाया गया और इसे एंगल को बोल दिया थीटा, ठीक है। थीटा होता है स्लोप, ये क्या है m, सर m की वैल्यू होती है tan थीटा, m की वैल्यू क्या होती है tan थीटा, याद रखना। स्लोप बोलते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान। अगर किसी का भी स्लोप चेक करना है तो उसका एक डायरेक्टली ट्रिक है कि उस पे से बॉल लुढ़का के देख लो, बॉल को गिरा के देख लो, ठीक है। मान लो इसी लाइन का स्लोप चेक करना है, ठीक है। अगर यहाँ से बॉल को छोड़ा जाएगा तो गिरेगी, और अगर यहाँ से बॉल को छोड़ा जाएगा तो जल्दी गिरेगी। देखो यहाँ से बॉल को अभी छोड़ो तो जल्दी गिर जाएगी, और अभी थोड़ा सा नीचे करके छोड़ो तो थोड़ी देर में गिरेगी, धीरे धीरे गिरेगी, ठीक है। बॉल को यहाँ से छोड़ा तो बहुत जल्दी बहुत धीरे धीरे गिरेगी, और इतना करके बॉल को छोड़ दिया तो तुरंत गिर जाएगी। तो जिस पे बॉल जल्दी गिर जाए उसका स्लोप ज्यादा, और जिस पे बॉल लेट में गिरे उसका स्लोप कम, ठीक है। अगर मान लो यही चीज यहाँ पे कर दी जाए, ये हो गया, ठीक है, तो इसका क्या हो गया ये, और इसका क्या हो गया ये वाला θ1, ये वाला θ2 मान लें, ठीक है। अगर बॉल यहाँ से गिराएंगे तो थोड़ी धीरे धीरे गिरेगी, यहाँ से गिराएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी गिर जाएगी, यहाँ से गिराएंगे बॉल तो बहुत जल्दी जल्दी गिर जाएगी, और यहाँ से गिराएंगे तो थोड़ी धीरे धीरे गिरेगी। तो जहां पे जल्दी जल्दी गिर जाएगी उसका स्लोप ज्यादा, तो स्लोप इसका 2 मान लो, इसका 1 मान लो, तो 2 का स्लोप ज्यादा हो जाएगा 1 के कंपैरिजन में। समझ में आ गया ना, 2 का स्लोप ज्यादा हो जाएगा 1 के कंपैरिजन में। एक बात समझ में आ गई कि स्लोप चेक करना है तो बॉल को गिरा के देख लो तो उसी का स्लोप कर देंगे, ठीक है। m क्या होता है tan थीटा होता है, m क्या होता है tan थीटा, ये बात याद रखना। तो समझ में आया कि सर tan थीटा को बोलते हैं स्लोप, tan थीटा को क्या बोलते हैं स्लोप, tan थीटा को क्या बोलते हैं स्लोप। अच्छा सर, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्लोप का मतलब तो tan थीटा ही है ना। हाँ सर, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका tan थीटा भी ज्यादा होगा, और अगर tan थीटा ज्यादा होगा तो उनका थीटा एंगल भी ज्यादा होगा। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी स्लोप के बारे में। अभी हम थोड़ा सा आगे और पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के क्वेश्चंस में, ठीक है, नोट करो। तो सबको समझ में आ गया होगा कि स्लोप के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लो अब v = क्या है IR है। अगर इसे y माना जाए, इसे m और इसे x, i को x है, v को ये है, तो y एक्सिस पे क्या लिखेंगे v, x एक्सिस के पे क्या लिखेंगे i, क्योंकि हमने i को क्या माना है x और v को क्या माना है y। इस पे ओम्स लॉ के लिए एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ओम्स लॉ के लिए क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ओम्स लॉ के लिए याद रखना, अगर ओम्स लॉ सेटिस्फाई होगा तो कैसी आएगी स्ट्रेट लाइन, अगर ओम्स लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा तो किस तरीके की आएगी कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो जिनके लिए एक कर्व तरीके की लाइन आएगी ना उन्हें बोलेंगे नॉन ओहमिक डिवाइस। नॉन ओहमिक का मतलब है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी, वो डिवाइस कौन सी है नॉन ओहमिक। और जो स्ट्रेट लाइन जाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे ओहमिक डिवाइस। ओहमिक डिवाइस जो स्ट्रेट लाइन में आ गई वो ओहमिक, जो कर्व लीनियर में गई वो नॉन ओहमिक, ठीक है। तो इसमें तो हमें समझ में आया कि सर थीटा होता है इसका स्लोप के डायरेक्टली डिजाइन है, m को बोलते हैं tan थीटा। तो सर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि v और i के केसेस में m की वैल्यू क्या है r है, m की वैल्यू क्या है r है। इसका मतलब है कि सर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस अपने आप ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या है tan थीटा, ठीक है। तो r की वैल्यू उसी की ज्यादा होगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा। बढ़िया सर, समझ में आया यहां तक। एक बात समझो कि ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ सबसे पहले किसके लिए लगेगा ओहमिक डिवाइसेस के लिए लगेगा। तो ओम्स लॉ
ओम्स लॉ फॉलोड बाय सबसे पहले कौन कौन से लगाएंगे, ओहमिक डिवाइसेस, केवल इनमें ओम्स लॉ लगा सकते हैं। ओहमिक डिवाइसेस का मतलब जो कैसा आप ग्राफ देंगे, स्ट्रेट लाइन देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, ओहमिक डिवाइस। तो ओम्स लॉ कौन कौन फॉलो करेगा, ओहमिक डिवाइस फॉलो करेंगे। और एक बात, अगर जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, एक वोल्टेज ऐसा आएगा जहां पे जो ओहमिक डिवाइस है वो भी कर्व के तरीके से अपना ग्राफ देने लगेंगे, तो उस वोल्टेज के बाद ओम्स लॉ फेल हो जाता है, ओम्स लॉ नहीं लगता। तो समझना कि ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, ओहमिक डिवाइस होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है लो वोल्टेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लो वोल्टेज। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो याद रखना, एक तो ओहमिक डिवाइस होने चाहिए और वोल्टेज थोड़ा कम होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो ये भी ओम लॉ को फॉलो नहीं करेगा, फिर ये भी कर्व देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो बात याद रखना। कोई पूछ रहे ओम्स लॉ कब वैलिड है, ओम्स लॉ वैलिड है पहला ओहमिक डिवाइसेस के लिए वैलिड है, ओहमिक डिवाइसेस के अलावा और एक कंडीशन लो वोल्टेज होना चाहिए या लो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कम होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत लो हो, कम हो पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात, जो ओहमिक डिवाइसेस में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में थीटा के साथ, ये थीटा क्या होती है, थीटा होता है एंगल विद द एक्स एक्सिस। एंगल को टेन थीटा में लिख दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप चेक करना है बहुत ज्यादा है बहुत कम, तो क्या करेंगे, वॉल को डालेंगे, ठीक है। और स्लोप ज्यादा होगा तो जल्दी बॉल नीचे, और स्लोप कम होगा तो बॉल थोड़ी धीरे धीरे नीचे आएगी। और स्लोप को क्या बोलेंगे, आर। आर का मतलब है जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। ये नोट करो। अब मैं क्वेश्चन थोड़े से इस पे कराऊं। ओके, अब एक क्वेश्चन सबसे पहले लिखा जाए आप लोगों के लिए, एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। एक अच्छे से क्वेश्चन में मानते हैं हम, इसको करते हैं। मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है, हाँ, ये V है और इधर I है। एक ये है R1 जिसका है, एक ये है जिसका R2 है, एक ये है जिसका R3 है, ठीक है। इसमें बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। इन तीनों में कंपैरिजन करके आपको रेजिस्टेंस में बताना है। आप बताइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक समझ में आई कि सर आपने रेजिस्टेंस पे पूछा है इन्होंने। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्लोप। अभी बोला था ना, आर का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, किसका ग्राफ का, वी आई। वी कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे, आई कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो वी आई ग्राफ का स्लोप। तो सबसे पहले मैंने बोला स्लोप चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉल डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, बॉल यहां से डालेंगे, एक बार बॉल यहां से डालेंगे, एक बार बॉल यहां से डालेंगे, ठीक है। तो सबसे जल्दी बॉल कहां से नीचे गिर जाएगी। अब देखो ये बहुत छोटा है तो बहुत धीरे धीरे गिरेगी, सिंपल सी बात है। अगर बिल्कुल तुम ऐसा कर दोगे, एक सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई खड़ी दीवार से तुम गिरोगे तो एकदम से गिर जाओगे, थोड़ी सी अगर झुकी हुई दीवार से गिरोगे तो धीरे धीरे गिरोगे, और बहुत ज्यादा झुकी हुई से गिरोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे गिरोगे, ठीक है। तो यही केस है यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा खड़ी हुई दीवार है, ये उससे थोड़ी कम खड़ी है, ये उससे भी कम खड़ी है, तो सबसे जल्दी किस पे गिर जाओगे, इससे बहुत जल्दी गिर जाओगे नीचे। तो इसका स्लोप क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्लोप हो गया इसका, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, इस वाले का। उसके बाद स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसके बाद इसका हो जाएगा, उसके बाद किसका है, इसका है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया या नहीं आ गया। तो स्लोप का कंपैरिजन आया या नहीं आया। मान लो ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा 2 है, ये वाला थीटा 3 है। तो एंगल से भी समझ में आया, जिसका ज्यादा एंगल उसका स्लोप ज्यादा। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, ये और बड़ा एंगल है, तो सबसे ज्यादा tan थीटा किसका होगा, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका, इसका, क्योंकि tan थीटा क्या है, स्लोप, और स्लोप क्या है, r। तो सबसे ज्यादा स्लोप इसका। या बॉल डाल के कर लो या tan थीटा मान के कर लो। tan थीटा में कैसे, जिसका थीटा बहुत ज्यादा होगा उसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा, जिसका स्लोप बहुत ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली यहां से कंपेरिजन करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया जाए, बिल्कुल शॉर्ट, लेकिन एक बात याद रखना, ये वी आई ग्राफ के लिए वैलिड है। अगर मान लो इस जगह पे आई कर दिया जाए और इस जगह पे वी कर दिया जाए,
तो ये ऑर्डर नहीं रहेगा, अब ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा तभी लगेगा जब यहाँ पे क्या लिखा हो V और यहाँ पर क्या लिखा हो I। ठीक है, अगर I यहाँ पे आ गया, V यहाँ पे आ गया, तो ऑर्डर कैसा कर देंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं हम थोड़ा सा। सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत आसान। मान लो ये कोई कर्व दे रखा है, यही सेम तरीके का क्वेश्चन, ये R1, ये R2 और ये R3। बताओ R1, R2, R3 में से क्या क्या ऑर्डर होगा? तो हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कि सर कि सबसे पहले स्लोप देखो, स्लोप किसका ज्यादा? R1 का सर सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां से बॉल बहुत जल्दी गिर जाएगी। या थीटा देख लो, ये थीटा बहुत ज्यादा है, फिर ये थीटा है, फिर ये थीटा है, तो सर इसका स्लोप सबसे ज्यादा, इसका स्लोप उससे सबसे ज्यादा है, उसका स्लोप थोड़ा कम ज्यादा है, और इसका स्लोप बहुत कम, थोड़ा कम है। ठीक है, तो सर समझ में आता है जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इस हिसाब से तो सर R1 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, R2 का फिर है, देन R3 का है। लेकिन ये सर गलत है, क्योंकि तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर क्या पहुंच गया, I पहुंच गया, यहाँ पर क्या पहुंच गया, V। तो ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? R3 का सबसे ज्यादा, फिर R2 का, फिर R1 का। बिल्कुल, अब समझ में आया सर कि V अगर यहाँ होगा, I यहाँ पे होगा, तो ऑर्डर वही रहेगा, और अगर I यहाँ पर पहुंच गया, V यहाँ पर पहुंच गया, तो ऑर्डर को क्या करेंगे? उल्टा करके लिख देंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज इजी वे क्वेश्चन। एक आसान सा क्वेश्चन है। ये मान लो 60 डिग्री है, और ये मान लो, सॉरी ये 30 मान लो, और ये 60 डिग्री मान लो। ठीक है, ये A है और ये B है। अब इसमें V और I दे रखा है। फाइंड R ऑफ A एंड R ऑफ B, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ A और रेजिस्टेंस ऑफ B बताना है इसमें। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ A बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ B बताना है। ठीक है, इसको मैं करता हूं थोड़ा, अब समझो कि रेजिस्टेंस ऑफ A और रेजिस्टेंस ऑफ B बताना है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? स्लोप। तो RA को क्या लिख सकते हैं? स्लोप। और मैंने बोला है स्लोप निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? tan थीटा। क्या लिखना पड़ेगा? tan थीटा। तो RA ऑफ A निकालना है, मतलब A का रेजिस्टेंस निकालना है, तो A का क्या लिखना पड़ेगा? एंगल। tan थीटा में किसका एंगल? A का। A कौन सा है? ये A का एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल कहां से लिया जाएगा? हमेशा नीचे वाले से। तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां पर क्या लगा देंगे? 60। तो tan के अंदर कितना आ जाएगा? 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 या √3? tan 60 की होती है √3। कितनी? √3। तो इसका आंसर कितना आ गया? √3 ओम। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया कि सर ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना हो तो स्लोप का मतलब tan थीटा, थीटा का मतलब वही एंगल जहां से वो बना रहा है। तो 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 की वैल्यू √3 हो गई। ठीक है, अब मान लो V का रेजिस्टेंस पूछा इसी ने, तो RB का मतलब RB का स्लोप, RB का स्लोप का मतलब होगा RB का tan थीटा। tan थीटा में कौन सा एंगल? जो थीटा V के वाला है। V वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो tan के अंदर कितना आ जाएगा? 30। तो इसका स्लोप कितना आ गया? 1/√3 ओम। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, इजी है ना, डायरेक्टली स्लोप मान के tan थीटा मान के कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं, इसको नोट डाउन करो। एक इजी सा एक और क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड। अगर मान लो इधर I कर दिया और इधर V कर दिया, वही क्वेश्चन रिपीट, इधर A है और इधर V है, ये एंगल 60, ये एंगल 30। अगर सर क्वेश्चन वही है तो दोबारा क्यों करवाया? ये समझो कि वहां पर V इधर था और I
इधर था, अब आई इधर पहुंच गया और वी इधर पहुंच गया, ठीक है। तो मान लो इसमें ए का रेजिस्टेंस निकालना है, अगर ए का रेजिस्टेंस निकालना है अगर, तो मैंने बोला रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वैसे क्या होता है टेन थीटा, इस बार क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा कर दिया, उल्टा कर दिया। अगर आई इधर पहुंच गया, वी इधर पहुंच गया, तो रेजिस्टेंस कैसा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 1/tan, ए के साथ एंगल कितना है 60, तो tan 60, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी tan 60 की, अब वो √3, तो 1/√3 ओम इसका आंसर आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल सर। अगर v का निकालना है तो फिर से सर उल्टा कर दो, तो 1/tan थीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/tan 30, क्योंकि tan वाला कितना एंगल बना रहा है v वाला 30 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/1/√3। ये 1/√3 कहाँ उचक जाएगा, ऊपर उचक के जाएगा, तो इसका आंसर आएगा √3 ओम। इसका मतलब है कि एंगल से तो सर रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, मतलब ओम्स लॉ के जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, 4-5 क्वेश्चन कर लिए, तो हम ग्राफ वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़े से आगे बढ़ा जाए, वो है रेजिस्टेंस, और आज के लेक्चर का शायद ये लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी तक रेजिस्टेंस पे इतनी चर्चा हुई, अब रेजिस्टेंस के बारे में ही थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में लिखा जाता है थोड़ा सा कि रेजिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल। तो समझो रेजिस्टेंस के बारे में किस तरीके से, तो एक सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस की कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस which opposes the flow of charges। एक बात समझ में आई कि रेजिस्टेंस का मतलब है ये सबस्टेंस की खुद की प्रॉपर्टी है, जो रोक रही है, जो क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है चार्जेस को। जो ज्यादा चार्जेस को रोकेगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो कम चार्जेस को रोकेगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो एक तो बात समझ में आई कि सर जो बहुत ज्यादा चार्जेस को रोकने की कोशिश कर रही है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो रोकने की कम कोशिश कर रही है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्जेस को फ्लो होने से रोकने की कोशिश कर रही है, दैट वुड बी नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस का फंडामेंटल ये हो गया। तो एक बात समझो कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ρL/A, बिल्कुल। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, और रो का मतलब यहाँ पे होता है, इसे रोह बोलते हैं, ये रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी। L क्या है, लेंथ है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो सर ये कंडक्टर हो गया, बिल्कुल, इसे कंडक्टर को यहाँ पर बना लेते हैं, ये सर मान लो कंडक्टर हो गया। सर इसमें लेंथ तो समझ में आती है कि लेंथ तो ये वाली हो गई, यस सर, तो ये वाली क्या हो गई, L लेंथ हो गई। और सर रो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, रो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में। अच्छा सर ये वाला समझ आया, ये लेंथ हो गई, इसकी रो हो गई। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये पूरा एरिया है क्या, नहीं, क्रॉस सेक्शन का एरिया का मतलब समझो उसका ऐसा एरिया, उसे मान लो काट के देख लो, जिसका भी क्रॉस सेक्शन निकालना है उसे काट के देख लो, तो जो सरफेस बने ना अंदर वही होगा क्रॉस सेक्शन। इसको काटेंगे तो ये सरफेस बनेगी, इसमें कैसी सरफेस बनेगी, सर्कल सरफेस बनेगी, तो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कौन सा हो जाएगा, सर्कल वाला, मतलब ये वाला एरिया इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस r है तो पाई r² इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना, क्रॉस सेक्शन का एरिया का मतलब उसके अंदर का जितना भी एरिया है, जैसे ये है तो इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये नहीं कि पूरा क्रॉस सेक्शन ना, ये वाला केवल क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो समझ में आ गया, ये रेजिस्टेंस के बारे में था। अब एक और बात कि R की यूनिट बताओ क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे, ये उल्टी कैप, वो सीधी कैप, सीधे तरीके से कैप बना दो, ये क्या हो गई, ओम, इसे बोलते हैं
ओम। तो समझ में आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को रोकना चाहती है, उसे अपोजिट में फ्लो कराना चाहती है, मतलब आ रहा है तो उसे वापस भेजना चाहती है, ठीक है। ये सबस्टेंस की खुद की प्रॉपर्टी है। आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, एरिया है, एल लेंथ है और रो रेजिस्टिविटी है। और समझ में आ गया, इसकी यूनिट ओम होती है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां तक समझ में आ गई, तो एक बात बताएं कि सर रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है। कि एक तो हमने पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले पढ़ा था ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर, और एक अभी पढ़ लिया R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब है कि क्या क्या चीज चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस डिपेंड किस में करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे या एरिया पे। लेंथ और एरिया को क्या बोल सकते हैं, साइज। तो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस साइज पे डिपेंड करेगा। दूसरा हो गया कि रो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, किस पे डिपेंड करेगा, तीन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, साइज पे, नेचर पे, टेम्परेचर पे। एक बात समझ में आई कि सर इस फॉर्मूले में एल भी थी, ए भी थी, रो भी थी। तो समझ में आया कि सर रो की वजह से नेचर पे डिपेंड किया, लेंथ और एरिया की वजह से साइज पे और टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया। सर इस फॉर्मूले में V और I है, इसका मतलब सर रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और करंट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इस फॉर्मूले में लेंथ और एरिया था तो साइज बोल दिया, क्योंकि साइज का मतलब लेंथ होगा, एरिया होगा, तो सर साइज पे डिपेंड कर गया इस फॉर्मूले के हिसाब से। इस फॉर्मूले में वोल्टेज और आई है तो सर इसका मतलब V और I दोनों पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। ऐसे बहुत से फॉर्मूले होंगे जिसमें कांस्टेंट का यूज होगा, वो कांस्टेंट वाले फॉर्मूले डिपेंड नहीं करते हैं। याद रखना यहां पर ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जहां जहां कांस्टेंट होगा वहां वहां उस फॉर्मूले की उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, साइज पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, एंड टेम्परेचर पे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि रो का मतलब होती है रेजिस्टिविटी। यहां तक समझ में आ गया ना, रेजिस्टिविटी के बारे में एक चर्चा करते हैं, सिंपल सी रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, numerical value of resistance, numerical value of, it is numerical value of resistance of 1 meter length and 1 meter square area of cross section कंडक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि सर फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी का ये दूसरा भी नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का मतलब है कि रेजिस्टेंस की उस टाइम पे वैल्यू नाप लो जब लेंथ कितनी है, 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर। मान लो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना होगा, वही रेजिस्टिविटी है। जैसे कि फॉर्मूले में देखो, एल की जगह क्या पुट करना है 1, ए की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, रो। तो यही तो बोला कि उस टाइम पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो जब लेंथ कितनी है 1 और एरिया कितना है 1, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो R की वैल्यू आएगी वही रो की वैल्यू हो जाएगी। यही एक सिंपल सा केस था जो रेजिस्टिविटी के बारे में समझना था। इसकी यूनिट लिख लो, यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, याद रखना ओम मीटर पर, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे, वो समझो कि डायरेक्टली यूनिट निकालना सीखो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ओम। एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की कितनी होती है, मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया, इस मीटर को इधर चुकाएंगे तो ये मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो रो की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो डायरेक्टली यहां से रो की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल नोट करो।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टिविटी है ना वो केवल और केवल नेचर पे डिपेंड करेगी। यहीं लिख लो कि रेजिस्टिविटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे। मटेरियल किस तरीके का है, कैसे बना है, कहाँ से बना है, केवल उस चीज पे डिपेंड करेगी। उसे साइज, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करेगी और एक और चीज है क्या, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो याद रखना इन दो चीजों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस तीन चीजों पे, साइज पे, टेम्परेचर पे और नेचर पे, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो वो देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के केसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, किन में, कंडक्टर में। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, किसमें, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाने पे, वो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट जाता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंसुलेटर के केसेस में। तो तीनों केस समझ में आए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसुलेटर में, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब और थोड़ी सी मैं डायरेक्टली तुम्हें चीजें बताऊंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल एक हाथ में ही सॉल्व कर दोगे, आप एक झटके में सॉल्व कर दोगे। जैसे कि सबसे पहली बात कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो ये वायर है, इसको खींच के लंबा कर दिया, दोगुना कर दिया, या वायर है इसको कंप्रेस करके कम कर दिया, इसके लेंथ या फिर एरिया, जो भी चीजें चेंज करनी है वो कर दी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो समझो कि मान लो ये कोई है वायर इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल। अगर इस वायर को मान लो इनिशियली लेंथ इसकी कितनी थी, Li, एरिया कितना था, Ai। इनिशियली, आई का मतलब है इनिशियल का मतलब है पहले, ठीक है, Li। इसका रेजिस्टेंस मान लो Ri, ठीक है, बिल्कुल। फाइनली मान लो एक इसी चीज को खींचने के बाद कुछ इसमें चेंजेस आए, तो इस तरीके से आए। इसकी लेंथ कितनी हो गई, L फाइनल। एरिया कितना हो गया, एरिया फाइनल। इसकी रो तो हमेशा मैंने बोला रो साइज पे फर्क नहीं पड़ता, रो केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अगर खींचने से और कंप्रेस करने पे मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले से प्लास्टिक का था तो पहले प्लास्टिक का, अगर पहले कॉपर का था तो फाइनली भी कॉपर का। ये तो नहीं कि बाद में खींच दिया तो एल्यूमिनियम का हो गया, नहीं ना। तो रो तो चेंज होगी नहीं, तो रो तो दोनों की सेम है, ए फाइनल एल फाइनल, एल इनिशियल ए इनिशियल, ठीक है। एक बात याद रखना कि जब किसी को भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी शेप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो उनका क्या कांस्टेंट रहता है, एरिया वॉल्यूम पैरामीटर। क्या कांस्टेंट रहता है, एरिया वॉल्यूम पैरामीटर्स में से क्या, ना ही एरिया कांस्टेंट रहता है ना ही पैरामीटर, केवल और केवल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब एक शेप को दूसरी शेप में ले जाते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, याद रखना। इसका यूज मैथ्स के क्वेश्चंस में भी होता है, ठीक है। तो अब इसका आर इनिशियली था, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो समझ लो। मान लो अगर क्वेश्चन वाले ने केवल और केवल ये बोला है कि उसे खींच के दुगना कर दिया, तिगुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, केवल लंबाई बता दी उसने, तो यहां पर लगाना है डायरेक्टली एल का इनिशियल का स्क्वायर अपॉन एल के फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर केवल लंबाई के बारे में दे रखा है तो क्या लगाएंगे, एल इनिशियल स्क्वायर अपॉन एल फाइनल स्क्वायर। अगर मान लो केवल एरिया के बारे में बोल रखा है कि उसका एरिया किस तरीके से चेंज हुआ, तो आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल लगाएंगे, ए फाइनल का स्क्वायर अपॉन ए इनिशियल का स्क्वायर अपॉन ए इनिशियल। देखो एल में ऊपर इनिशियल था जबकि एरिया में ऊपर फाइनल है, याद रखना। आर इनिशियल एल इनिशियल है, आर इनिशियल तो एरिया फाइनल है, एरिया उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में एरिया नीचे आता है, ठीक है। अगर मान लो दोनों चीजें दे रखी हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, तो लगाएंगे आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इक्वल्स टू एल आई ए फाइनल अपॉन एल फाइनल ए आई। ये तीनों फॉर्मूले आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो आप नोट करो आगे क्वेश्चंस।
अब मान लो कि कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, कोई मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला कि ये लेंथ कंडक्टर था, इसकी इनिशियल लेंथ L थी, इसका रेजिस्टेंस R0 मान लो स्टार्टिंग में R0 था, लेंथ L थी। फाइनली इसको स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच का मतलब है खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद हमें समझ में आया कि जो इसकी लेंथ थी वो कितनी हो गई, 5L हो गई। क्या हो गई, 5L हो गई। अब किसी ने पूछा इसका रेजिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। मतलब सर खींचने के बाद पहले L था, बाद में खींचा तो कितनी हो गई, 5L हो गई। L कितनी थी, L, बाद में कितनी हो गई, 5L। इसका मतलब है सर बताओ सर डायरेक्टली कैसे कर दें। तो हमने बोला कि R इनिशियल कितना है, R0, मतलब इनिशियल का मतलब पहले तो कितना है, R0 अपॉन R फाइनल हमें पूछा है, ठीक है। R फाइनल हमें पूछा है। अब चेंज किस में दिया है, लंबाई में दिया है ना केवल, और कुछ नहीं दिया। तो लंबाई में ऊपर क्या, पहले वाली का स्क्वायर और फिर नीचे बाद वाली का स्क्वायर। पहले वाली कितनी थी, L स्क्वायर, अपॉन बाद वाली कितनी है, 5L स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो आया L स्क्वायर अपॉन 25L स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया। इस पर मान लो R0 ये था तो R फाइनल को इधर भेजा, 25 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आंसर आ गया, R फाइनल इक्वल्स टू 25 R0। इसका मतलब है कि सर अब अगर 5 गुना खींच दिया जाए तो उसकी लंबाई कितने, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। कोई टफ तो नहीं है। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो ये है इसी तरीके का। मान लो इसका इनिशियली R0 की जगह को चेंज कर लिया, नहीं R0 ही मान लो, नहीं 5 ओम मान लो। अगर इनिशियली 5 ओम था, ठीक है, अगर इसका एरिया इनिशियली 2 मीटर स्क्वायर था, एरिया कितना था, 2 मीटर स्क्वायर। अब इसे कुछ भी किया, इसमें स्ट्रेच किया या कुछ भी, स्ट्रेच नहीं कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, अब कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो अब ये इस तरीके से हो गया और इसका एरिया अब 4 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना है। इस बार सर लेंथ नहीं दिया है, एरिया दिया है। तो एरिया का फॉर्मूला था RI अपॉन R फाइनल इक्वल्स टू, ऊपर I है तो एरिया में ऊपर क्या होगा, फाइनल। तो फाइनल कितना है, 4 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन एरिया कितना, इनिशियली कितना था 2, तो नीचे 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16/4। तो ये 4 चौकू 16। तो R इनिशियल कितना था, 5 ओम, फाइनल हमको पूछा गया है। तो R इनिशियल की जगह 5 ओम पुट कर देंगे तो 5 अपॉन R फाइनल, तो 5 अपॉन R फाइनल इक्वल्स टू 4/1। इसका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से R फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, इतने ओम। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे लास्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। एक इजी सा क्वेश्चन है। मान लो कि ये पहले कंडक्टर था, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम था, इसकी लेंथ 3 मीटर थी और इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर था। फिर इसको स्ट्रेच कर दिया, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो फाइनली हमारे पास इस तरीके से अप्रोच हुआ। इसकी लेंथ 5 मीटर हो गई, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी रेजिस्टेंस बताओ किस तरीके से होगी, फाइनल रेजिस्टेंस क्या बतानी है, फाइनल रेजिस्टेंस बताओ किस तरीके से होगी। तो सिंपल सी बात है, अब देखो लेंथ भी दे दी है और इसका एरिया भी दे दिया है, तो लेंथ भी दे दी जाए, एरिया भी दे दी जाए, तो लास्ट फॉर्मूला R इनिशियल अपॉन R फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल और ऊपर A फाइनल, L फाइनल, A इनिशियल। अच्छा सर, तो R इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। R फाइनल हमको पूछा गया है। L इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर और एरिया फाइनल की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन L फाइनल की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। एरिया इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। तो यहाँ से कितना आया, 3/10, क्योंकि 5 2 जा 10 और ये क्या है, 2/R फाइनल। तो यहाँ पे लिख दिया जाए
2/r फाइनल इज इक्वल्स टू 3/10। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 20/3 ओम। तो समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन किए जा सकते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करें। ठीक है, नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, सिंपल सा क्वेश्चन एक और है। अभी तक एक बात मैंने बोली कि मान लो एक और क्वेश्चन है कि इस तरीके से ये कोई कंडक्टर था, इसकी लेंथ मान लो 4 मीटर थी, इसका एरिया मान लो 2 मीटर स्क्वायर था, है ना। इसकी रो मान लो 1 ओम मीटर थी, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना आ जाएगा बताओ। लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें तीनों चीजें आती हों। तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो R की वैल्यू में रो पुट करेंगे 1, L पुट करेंगे 4, एरिया पुट करेंगे 2, तो 2 2 जा 4, तो यहां से आ जाएगा 2 ओम। तो इनका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब एक बात करो, मान लो इसको कट कर दिया जाए, इस रेजिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में कंडक्टर को क्या कर दें, कट कर दें। 2 इक्वल पार्ट में कंडक्टर को कट कर दें, कट इनटू इक्वल पीसेस। 2 इक्वल पीसेस में कट कर दिया जाए, 2 इक्वल पीसेस में कट कर दिया जाए। अब एक सिंपल सी बात है कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। L/2 का मतलब आधी हो जाएगी, अगर आधा आधा काट दिया, पहले 4 थी अब कितनी हो जाएगी 2 मीटर स्क्वायर। एरिया अभी भी 2 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 2 मीटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और रो अभी भी कितनी होगी 1, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कोई कॉपर के वायर को काटा है, काटने के बाद वो एल्यूमिनियम का नहीं होगा, कॉपर का ही रहेगा। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस पूछा है किसी ने, तो अब इसमें फॉर्मूले नहीं लगा सकते। फॉर्मूले लगाएंगे केवल उस केसेस में जब क्वेश्चन में लिखा हो इसे स्ट्रेच किया गया, मतलब खींच दिया गया या दबा दिया गया। काटने के केसेस में फॉर्मूले नहीं लगाए जाएंगे, ये वाली बात समझ लेना। क्या मैंने बोला, काटने के केसेस में फॉर्मूले नहीं लगाए जाएंगे। तो सर काटने के केसेस में कैसे करेंगे, काटने के केसेस में रेजिस्टेंस को निकालना है तो पूरी वही प्रोसेस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो सिंपल सी बात है कि सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू है सर 1 और एल की वैल्यू आई 2, एरिया है 2, तो इसे कटने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। आंसर कितना आ गया 1 ओम। इजीली आ गया, बिल्कुल सर। लेकिन याद रखना कि कट वाले जिनमें कटिंग होगी ना उनमें नहीं लगा सकते। कटिंग वालों में क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उनमें वॉल्यूम सेम नहीं रहता है। वॉल्यूम सेम किस में रहता है, स्ट्रेच करने पे या कंप्रेस करने पे। किसी चीज को दबा दें तो वॉल्यूम सेम, खींच दें तो वॉल्यूम सेम। लेकिन काट दिया 2 अलग अलग पीसेस में तो वॉल्यूम सेम नहीं है। मान लो इसे काट के ये फेंक दिया, इतना रह गया, तो अब इसका वॉल्यूम बड़े वाले के बराबर थोड़ी ना हो सकता है ना। तो वही चीज है, अगर कटिंग वाले क्वेश्चन है तो उनमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एल हमें पता है 2 मीटर, क्यों पहले कितनी थी 4, आधा आधा काट दिया तो 2 रह गई, तो 2 यहाँ पे पुट कर दिया। एरिया अभी भी सेम होगा 2, तो वो आ गया आंसर 1 ओम। ठीक है, इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और, क्योंकि रेजिस्टेंस के काफी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं वो समझो कि सिल्वर हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब है कि सिल्वर की मिनिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा, सबसे कम रेजिस्टिविटी, ऐसा मतलब जो सबसे कम चार्ज को फ्लो करने को रोकेगा, मतलब जो सबसे कम रोकेगा, वो कहेगा अरे आ जा, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो कौन है, सिल्वर है। जो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की। उसके बाद एक बात आती है, टंगस्टन का वायर होता है ना, उसका यूज कहाँ होता है, टंगस्टन का यूज कहाँ होता है, टंगस्टन का यूज होता है वल्व फिलामेंट में। जो ये वल्व होते हैं ना, वल्व के अंदर जो वायर देखा है ना, उसमें क्या यूज, किसका यूज होता है, टंगस्टन का यूज होता है। जो वल्व पहले आते थे ना येलो कलर के, उसमें जो वायर होता था बिल्कुल इस तरीके से स्प्रिंग टाइप में होता है, वो किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है,
हाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब अगर देखा है वो बल्ब गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से कोई बिल्कुल कम मेल्टिंग पॉइंट वाला दे दिया जाए तो पिघल जाएगा। इस वजह से टंगस्टन का यूज करते हैं, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद एक और होता है दैट इज नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर का यूज कहाँ होता है, आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर जो सर्दियों में यूज करते हैं उनमें नाइक्रोम का यूज होता है। या फिर बोल सकते हैं हीटिंग डिवाइस, जो हीटिंग डिवाइस करते हैं ना, जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें नाइक्रोम का यूज होता है। कौन कौन सो में, जो हीटिंग डिवाइसेस हैं, हीटिंग डिवाइसेस का मतलब समझते हैं ना इजीली, हाँ सर हीटिंग डिवाइसेस में नाइक्रोम का यूज होता है। अब इसमें क्यों, क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। इसकी क्या हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी इज हाई। इस वजह से क्या यूज किया जाता है, हीटिंग डिवाइसेस में नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। एक और बात है कि टिन लेड अलॉय, टिन लेड अलॉय, टिन लेड के अलॉयज भी यूज किए जाते हैं। ये कहाँ यूज किए जाते हैं, फ्यूज में यूज किए जाते हैं। जो फ्यूज होते हैं ना बहुत छोटी छोटी जगहों पे यूज किए जाते हैं फ्यूज, तो फ्यूज में यूज किया जाता है इनको फ्यूज में क्यों यूज किया जाता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि वगैरह वगैरह कहीं इन्वर्टर में कहीं कहीं यूज होता है फ्यूज का, तो फ्यूज का यूज इसलिए होता है क्योंकि बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे बहुत ज्यादा लाइट चली गई तो बहुत ज्यादा हीट होगी और वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होगा कनेक्शन टूट जाएगा, और जैसे ही कनेक्शन टूटेगा पूरे सप्लाई बंद हो जाएगी, तो वो फूकने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा यूज है टिन लेड अलॉय का या फ्यूज का। ठीक है, अब ये 4 यूजेस थे, इसको लिखो फिर आगे बताते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, ओम्स लॉ वाला ही है। इस पे मान लो ये टेम्परेचर T1 है, इस पे मान लो ये टेम्परेचर T2 है। अब ये बताना है कि इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है। अब बताओ आप, ये एक ही सबस्टेंस से बने हुए हैं दोनों, एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है। एक बात बताओ, V और I का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा या नहीं देगा देगा सर, कि इसका स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस। इसमें से स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉल को डालना पड़ेगा। बॉल यहाँ से डालेंगे तो जल्दी आएगी, या यहाँ से सब जल्दी आ जाएगी। मतलब इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा 2 से, मतलब फर्स्ट वाले का स्लोप ज्यादा होगा 2 से। इसका मतलब R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा R2 से। यहां तक तो सब लोग कर लेंगे कि सर रेजिस्टेंस तो समझ में आया कि R1 का ज्यादा हो जाएगा R2 से, लेकिन सर टेम्परेचर कैसे बताएंगे। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर के केसेस में बताना है, क्योंकि ये सब बातें किसके केसेस में हो रही हैं, कंडक्टर के केसेस में। ओम्स लॉ वैलिड कब है, कंडक्टर के केसेस में। अब समझ में आएगा तुम्हें ओम्स लॉ ने क्यों बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कंडक्टर में बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब एक सिंपल सी बात है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि स्लोप इसका ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा अपने आप हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, तो टेम्परेचर भी बता दिया सर हमने, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये एक ही कंडक्टर की बात है T1 पे और T2 पे। ठीक है, जब R1 R2 R3 पे कंपैरिजन था तो अलग अलग कंडक्टर की बात थी, अभी एक ही कंडक्टर की बात है। मान लो ये कंडक्टर था, पहले से गर्मियों में इसका नापा गया, फिर मान लो सर्दियां आई, फिर सर्दियों में इसको नापा गया, तो अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही कंडक्टर को नापा गया, तो बोला टेम्परेचर पे कमेंट करो। तो सिंपल सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कंडक्टर के केसेस में रेजिस्टेंस तब ज्यादा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा। तो ये सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका कम, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका कम। यहां तक समझ में आया। अब देखो ओम्स लॉ क्यों बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, उन्होंने बोला B/I क्या होगा, R कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मान लो टेम्परेचर इधर उधर होता रहा तो R की वैल्यू या तो बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, या बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी। तो ये जो चीज एक फिक्स्ड ना रहे, घटती रहे बढ़ती रहे, वो कांस्टेंट तो कभी हो नहीं सकती। और जब ये कांस्टेंट नहीं हो सकती
तो ये वाली बात गलत हो जाएगी ओम्स लॉ की कि V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट ही नहीं रहा तो अपना रूल कैसे लगेगा? इस वजह से ओम्स लॉ ने बोला कि ये सब बातें कब करेंगे? जब टेम्परेचर हमने मान लिया है कि ये फिक्स्ड हो गया है। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगली क्लासेस में हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके और फिर नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक वो जूल हीटिंग इफेक्ट और फिर खत्म इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके बाय।